lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel and I'm very sorry. I know थोड़ा सा ब्रेक आ गया वीडियोस में. एक्चुअली मैंने अभी स्टूडियो शिफ्ट किया है, उस वजह से थोड़ा सा ये ब्रेक आ गया. बट अब इसके आगे वीडियोस बिल्कुल रेगुलर आएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड पर्याप्त सीरीज का आज जो चैप्टर, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा, इसके बाद बायो के चैप्टर्स बचे हैं. डेली बैक टू बैक ऑल्टरनेट डेज में पूरा आपका वो आगे के चैप्टर्स कर लेंगे. अभी के लिए इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजनिंग का. सो असर्शन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. बिल्कुल सही बात बोली है, वेरी गुड, करेक्ट चीज है. नेक्स्ट रीजन क्या दिया है? इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल. यही तो बात है ना भाई, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? क्योंकि हमारे साथ सिंपल सा केस है. हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? यहाँ पे गए हम, यहाँ पे डायरेक्शन दी, कंपास रख के डायरेक्शन बताई, उसने आगे बना दिया, फिर डायरेक्शन बताई, आगे बना दिया. अब दूसरी कोई फील्ड लाइन अगर मान लो ऐसे इंटरसेक्ट करिए, मतलब इस पॉइंट पे जब आपने कंपास रखी तो क्या कंपास ने ये डायरेक्शन भी बताई और ये डायरेक्शन भी बताई? ऐसा तो नहीं हो सकता. कंपास जो है एक डायरेक्शन ही तो बताएगा. दैट मींस वो दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं बता सकता. तो जो इन्होंने रीजन दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन भी इसी का ही है. सो द बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ए पार्ट हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, बी पार्ट देख लेते हैं. सॉरी, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, सॉरी कंडक्टर नहीं, सोलिनॉइड, कैरिंग सोलिनॉइड. सोलिनॉइड जो होता है इसका, यहाँ पे अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर कैसा करंट होता है? सारा यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, और सबसे मैक्सिमम जीरो, यहाँ जीरो लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट उसके अंदर ही होता है. सो इट इज सेम एट ऑल पॉइंट. सो डी पार्ट हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 3. असर्शन दे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये तो सेम ही हो गया. हाँ भैया, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करती. रीजन दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट इंक्रीजेस थ्रू द वायर. बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज हो जाता है जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं. अब ये स्टेटमेंट तो दोनों ही ठीक है, लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है. उसका रीजन तो नहीं दिया इसने. सो देयरफॉर बी पार्ट की बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो भैया दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन जो रीजन दिया वो असर्शन का रीजन नहीं है. ठीक है. ऑल्सो आपको आज थोड़ा सा ही व्हाइट यहाँ पे बैकड्रॉप दिख रहा होगा, तो इसको भी इग्नोर करना, बिकॉज मैंने बता दिया नया सेटअप है, थोड़ा सा पूरा स्टूडियो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको इग्नोर करना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4. द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस हॉरिजॉन्टल ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट इज. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वायर है, इसका करंट ऐसे पास हो रहा है, ये वायर है, इसका करंट ऐसे पास हो रहा है. हमसे पूछा है P पॉइंट पे, तो अगर हम अपना ये थंब रूल यूज करें, सो करंट यहाँ कैरी हो रहा है. अगर मैंने इस वायर को पकड़ा हुआ तो इसमें क्या हो रहा है? ये इस तरीके से करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी, एक मिनट, इस तरीके से हमारी फिंगर कर्ल हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है. यहाँ पे देखिए इस वायर की अगर मैं बात करूं, पॉइंट P ही देखना, यहाँ वाला पॉइंट देखना, यहाँ पे भी ऐसे ही होल्ड करूंगी, थंब ऊपर ही रखूंगी, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये अंदर से ऐसे आ रही है. अब यहाँ पे हमारी ये इनवर्ड आ रही है. ठीक है, अब समझ जाना, मैं उल्टा बना दूंगी, इसमें बना नहीं रही, समझ जाओ आप. ठीक है, तो वो याद है ना, क्रॉस लगा देते हैं कि यहाँ से अगर ये इनवर्ट से आ रही है तो एक्स लगा दे, यहाँ पे डॉट वाला लगा दिया. सो अब होगा क्या? दोनों तरफ से, एक तरफ से वो इनवर्ड आ रही है, एक तरफ से आउटवर्ड जा रही है, तो क्या होगा? वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, मतलब जीरो होगा. इसमें जो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो जीरो होगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5. The correct pattern of magnetic field line of the field produced by a current carrying circular loop. अब ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, जरा यहाँ पे चेक करो. करेक्ट के पीछे मत भागो, ये भागो कि क्या सारे में गलतियां क्या हैं. जैसे अगर हम पहला वाला देखें तो इन्होंने यहाँ पे बड़े मजे से एरोस पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे ऐसे पास हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से. डायरेक्शन कैसे चेंज कर दी भाई? गलत है.
बी पार्ट पे जाएं, अगेन सेम गलती, यहां से एरो इधर है, यहां से एरो इधर है। ये तो नहीं हो सकता ना कि ऊपर वाला तुम्हारा इस तरीके से जा रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ वाला तुम्हारा उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ वाले की हमारी डायरेक्शन सेम है और सी पार्ट में तो फिगर दिखती पता चल जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से मत, आपको एरोस का भी ध्यान रखना है। तो सी पार्ट इज दी करेक्ट फिगर। ये भी गलत है, यहाँ पे भी देखो उन्होंने पूरे वो बनाए नहीं, पूरे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बस बना दिए, वो भी किसी भी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से सिमिलर किसका होता है? सोलिनॉइड का। जैसी फील्ड लाइंस हमारी बार मैग्नेट में बनती है वैसे ही एक सोलिनॉइड में बनती है। सो कहाँ है? ये रहा सी पार्ट सोलिनॉइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, the pattern of magnetic field produced inside a current carrying solenoid। सोलिनॉइड के अंदर क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि जो सोलिनॉइड के अंदर है सारा सेम होता है, एट ऑल पॉइंट करंट सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल होती हैं, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो अंदर पैरेलल होती है, तभी वो यूनिफॉर्म होता है। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड एंड सेकंड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर बोथ कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली। सो अगर हम इनसाइड की बात करें तो कैसी शेप होती है? अभी हमने देखी स्ट्रेट ऐसे जा रही थी, ठीक है। एंड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर बोथ कैरिंग करंट। अब स्ट्रेट कंडक्टर में कैसी होती है? सर्कुलर होती है। सो स्ट्रेट, इसकी स्ट्रेट, सोलिनॉइड की स्ट्रेट और इसकी सर्कुलर। सो ये आ गया हमारा ए पार्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, assertion दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब हम नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, सो ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो assertion बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न इट जस्ट एड्स अप। तो भैया दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताई है इन्होंने एंड एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो गया। सो ए पार्ट हो गया कि बोथ assertion एंड रीजनिंग इज ट्रू एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, for a current in a long straight solenoid N and S poles are created at the two ends among the following statement the incorrect statement is। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूं मैं। पहला बोल रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट। ये तो भी हमने दो क्वेश्चन करे कि वो यूनिफॉर्म होती है एंड अंदर स्ट्रेट लाइंस बनती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। देन है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलिनॉइड कैन मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड इट। भी हमने देखा है उसका क्या फीचर होता है, उसके अंदर अगर आप एक सॉफ्ट आयरन पीस डाल दोगे तो उसको मैग्नेटाइज कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा। सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोला द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। नहीं, अभी हमने बात करी कि जो बार मैग्नेट की हमारी जो वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और जो सोलिनॉइड की होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है दैट मींस सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलिनॉइड इज रिवर्स। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो नॉर्थ और साउथ भी चेंज हो जाएगा हमारा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर as shown in the diagram. In this field the electrons and the positrons enter as follows. The electron and positron experience the force। अब यहाँ पे देखो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करे, या तो ऐसे मान लो कि भैया जहां ये फ्लो करे वही करंट का फ्लो है, या ये मान लो कि जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं करंट जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो हमें क्या बताना है कि कहाँ गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, वो तो हो गया। द इलेक्ट्रो एक्सपीरियंस फोर्स बताना है। सो हम कौन सा यूज करेंगे? अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे फ्लेमिंगो का। सो यहाँ पे देखो स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें हमें बताए थंब जो है वो फोर्स बताता है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर है ये क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है ये करंट बताती है। सो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है, करंट हमारा ऊपर को फ्लो कर रहा है तो इसको हमने इस डायरेक्शन में रखा जहां मैग्नेटिक फील्ड है, करंट को हमने ऊपर है, करंट इस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है। तो अब थंब क्या हो रहा है? ये मेरा बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब प्लेन के
अगर प्लेन पेपर को इमेजिन करो इसको, तो ये इनसाइड द पेपर जा रहा है। सो पढ़ लो, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन और बोथ, अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसका भी देखोगे करंट डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनटू द प्लेन। सो दोनों बोथ पॉइंटिंग इनटू, बाकी पढ़ लो, बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर, नहीं भाई पॉइंट, अब एक इनटू करेगा और दोनों ही हमने देख लिया भाई दोनों ही क्या करेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे गलती बस ये कर दोगे कि जहां इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, आप सोचोगे हाँ करंट की डायरेक्शन भी यही है, नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे जाते हैं तो करंट उसके ऑपोजिट, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A rectangular loop ABCD carrying a current L is situated near a straight conductor XY such that the conductor is parallel to the side AB. So यहाँ पे एक straight conductor है, एक यहाँ पे ऐसे है, ये दोनों आपस में parallel है। अब क्या बोला है, if a steady current L है या I है समझ जाना, established in the कंडक्टर एज शोन, द कंडक्टर एक्स वाई विल, क्या करेगा ये, अगर यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो देखो इसकी डायरेक्शन, अभी आप इसको कंपेयर करो, ये जो हमारा एक्स वाई है इसमें डायरेक्शन क्या है इस तरीके की, और ये जिसके जो साइड इसके पैरेलल आ रही है इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर हम सी डी की देखें इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो जब ये सेम डायरेक्शन है तो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर इट विल मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी, सो वो उसके पास मूव करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन द डायरेक्शन, ये शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है पर 2023 में ये 1 मार्क क्वेश्चन की तरह आया था। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो ही हमारी करंट की है। बस अब इलेक्ट्रॉन में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई तब तक इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं था, तो जहां प्रोटॉन्स भाग रहे थे उन्होंने वही डायरेक्शन बोल दी करंट की और बाद में कह दिया हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन्स जहां भागेंगे करंट उसके ऑपोजिट भागेगा, इसलिए वो याद रखना है। अब अल्फा पार्टिकल्स नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर से अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर है, अब करंट हमारा नीचे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, करंट हमने नीचे कर दिया, फिंगर नीचे कर दी, तो अब ये थंब कहाँ है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर। चलो 14 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स द वायरिंग विद 15 एम्पेयर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैज, जो हमारी बड़ी बड़ी जैसे गीजर वीजर टाइप होता है, हीटर टाइप्स होती है, उन डिवाइसेस में लगता है। सो हायर पावर रेटिंग सच एज, फैन में तो लगेगा नहीं, सेकंड पार्ट, ठीक है। मेटालिक बॉडीज वगैरह, मेटालिक बॉडीज में क्या यूजुअली क्वेश्चन आता है अर्थ वायर को लेके, ठीक है। लो पावर वाली है क्योंकि वो तो इसमें नहीं है, नॉन मेटालिक बॉडीज और लो पावर जरूरत ही नहीं है। सो जो हायर पावर रेटिंग है जैसे गीजर हो गया या और भी हमारे एसी वगैरह है या ऐसे और बहुत सारे वो है जहां पे ये यूज होता है, तो ए पार्ट हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चे 15th क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, क्या होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इट वैरी कॉन्टिन्यूसली या डज नॉट चेंज, रिड्यूसेस या इंक्रीजेस हेवीली, सो इट इंक्रीजेस हेवीली, ठीक है बेटा। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए, यहाँ से हमारे 2 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो सबसे पहला है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस डिवाइस से यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे कंपास रखी और डायरेक्शन बताई वहां पे कर दिया, फिर आगे कंपास रखी, सो वहां से आया, तो कैसे बनाओगे, एक बार मैग्नेट बनाई, उसको नॉर्थ पोल दे दिया, साउथ पोल दे दिया, और फिर कैसे बनाए, नॉर्थ से गई साउथ पे, अंदर की बनाने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और इस तरीके से क्लियर कर देती हूँ मैं, ज्यादा सुंदर लग रहा था वो, ऐसे आपको बनाना, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ लिख देना, और ये एरोज ये मत कराना, ये लो जी ये बार मैग्नेट मैम ये लो बना दिया हमने, ये मत करके आना, शराफत से नंबर चाहिए, एक तो एरोज लगा देना कि तुम्हें पता है नॉर्थ से साउथ जाता है, और डायरेक्शंस लिख देना, ठीक है। So question 17, list 2 factors on which the strength of magnetic field at a point due to current carrying straight conductor, straight conductor की बात हो रही है, सर्कुलर वाले की बात नहीं हो रही। So किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो करंट तो है ही भैया, जितना ज्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक करंट हो गया, करंट पास हो रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ पे होगा कि कितनी दूर, जैसे आपका कोई मैग्नेट का वो चीज है करंट पास हो रहा है, कितनी दूर, डिस्टेंस कितना है उसका, उस वो मैटर करेगा। देन स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस इन दिस केस। सो जब एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि कहां पे होगा, याद है राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन और जहां कर्ल हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सो राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं आंसर कैसे लिखने, सारे आंसर्स आपको दे रखे हैं, इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। अ मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ current carrying wire. How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increase? What does it indicate? अब देखो कंपास के, जब आप कंपास को पास रखते हो तो वो मूव करती है, क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड है। अब अगर करंट को इंक्रीज कर देंगे, जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब कंपास और जोर से डिफ्लेक्ट करने लगेगी, ठीक है। सो इफ द करंट इज इंक्रीज इन द कंडक्टर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज डायरेक्टली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और द करंट पासिंग थ्रू द वायर। सो भैया करंट पास जो हो रहा है वो बढ़ा तो आपका वहां पे डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे स्टेट राइट हैंड थंब रूल को, ये सारे याद कर लेना, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल हो चाहे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंगो का लेफ्ट हैंड वाला हो, और सिंपल रटने वाला कुछ नहीं है, पता तो तुम्हें है ना कि अपना राइट हैंड लिया, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है समझ लो उसको इसमें होल्ड कर रहे हो, जहां भी करंट की डायरेक्शन है वहां पे अपने थंब को प्लेस किया और जहां फिंगर्स कर्ल हो रही है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। चलो इस तरीके से उसको डिफाइन कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सो फर्स्ट पार्ट है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा आता है, मतलब समझ लो 5 नंबर का क्वेश्चन में होगा ना उसमें एक पार्ट ये उठा के देते हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती बच्चे? क्योंकि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर दी, दैट मीन्स जहां पे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट था, जब इधर कंपास रखी गई तो कंपास ने इधर बोला या इधर बोला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रख रहे कंपास डायरेक्शन बता रही हम कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे प्रैक्टिकली कंपास दो डायरेक्शन तो नहीं बता सकती, वो एक ही डायरेक्शन बताएगी। सो देयरफॉर ये इम्प्रैक्टिकल है कि वो दो अलग अलग डायरेक्शन बताए, इसीलिए वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे डिड it would mean that at a point of intersection the magnetic field has two different directions which is physically impossible, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंट, हाउ इज एन मैग्नेटिक फील्ड, कैसे दिखाते हैं उसको? ये आपस में पैरेलल होती है, वो मतलब हमारा वहां पे है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ड्रॉ द डायग्राम इन सपोर्ट, ये डायग्राम बना दिया, और अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्वल स्पेस मैग्नेटिक लाइंस इंडिकेटिंग दैट द फील्ड स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन आर कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, ठीक है। सॉलिनॉइड में हमने पढ़ा था कि अंदर वाली वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्यों यूनिफॉर्म है, क्योंकि वहां पे जो फील्ड लाइंस है वो आपस में पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब पैरेलल है तो इक्वल डिस्टेंस हो ही गया, दैट इज वाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट इज अ सॉलिनॉइड। अभी तो शुरुआत है, इतने क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ही लेंगे, पक्का ही है ये क्वेश्चन, तो लिख लो ऐसे का ऐसे दिख जाएगा तुम्हें। व्हाट इज अ सॉलिनॉइड, राइट हैंड थंब रूल, सॉलिनॉइड डिफाइन करना, उसका डायग्राम, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम, बार मैग्नेट का कंपैरिजन, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सॉलिनॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज कॉइल containing many circular turns. Their wire are wrapped closely in the shape of cylindrical and it is used to make इलेक्ट्रोमैग्नेट। पता नहीं इसके अंदर अगर हम वो डालेंगे सॉफ्ट सा आयरन डालेंगे तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट पास करोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, उसमें वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है उसमें। नाउ ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉलिनॉइड थ्रू व्हिच अ स्टेडी करंट फ्लोज। तो आपको एक सॉलिनॉइड बनाना है, इस तरीके से करंट दिखा देना कि उसमें से करंट पास हो रहा है, एंड ये तो पता ही आपको बार में नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएंगी, इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सो स्ट्रेट कंडक्टर में हम कौन सा यूज करते हैं? हमारा राइट हैंड थंब रूल, एंड फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to। जब भैया आपको फोर्स देखना, फोर्स भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, करंट भी आ गया, 3 चीजें आ गई तो हमारा फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो राइट हैंड रूल थंब रूल पहली वाली चीज के लिए हो गया, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड दूसरी वाली चीज के लिए हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हमारा डीसी और एसी का डिफरेंस पूछ लिया है। नेम द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो स्टेट इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50, और हमारी कंट्री में कौन से यूज होते हैं? एसी वाले। सो इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। सो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? नाम ही उसको ऑल्टरनेटिंग है। सो एसी अपने करंट को क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है उसकी डायरेक्शन को। डायरेक्ट करंट की बात करें तो इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। सो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड इट कैन बी सेफली ट्रांसमिटेड ओवर। अब एक क्वेश्चन भी आएगा जिसमें पूछेंगे क्यों एसी वाले को प्रेफर करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम उसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं एंड देयरफॉर एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में पूछी भी थी, हमारी वैसे तो हर कंट्री का अलग अलग होता है, हमारे वाले की बात करें तो 50 हर्ट्ज है, वो अलग से दे देना। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इट इज यूजुअली बिटवीन 50 to 60। और अगर इंडिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Write the frequency of alternating current in India. How many times per second it changes its direction? तो ये लो अभी ये बताया हमने 50 हर्ट्ज होती है और कितनी बार, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज है एंड AC चेंजेस डायरेक्शन 2 into 50 मतलब 100 टाइम्स इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में 100 बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डायग्राम में क्या है, एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स गिराई यहाँ पे और ऐसे टैप टैप किया तो क्या होता है, वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाती है इस पैटर्न में, जो हमारी वो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है उसमें। सो व्हाई डज द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, क्यों भाई, क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या होती है भाई, क्योंकि वो मैग्नेट के पास है और आयरन है। सो क्या करेगा, वो मैग्नेटाइज हो जाता है और अपने आप को फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से अरेंज हो जाता है, जो हम इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, यहाँ पे वही हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट डज, अच्छा आंसर कैसे लिखना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, तो क्या दिखाता है ये पैटर्न, यहाँ पे बेसिकली जो हमारी फील्ड लाइन के फीचर्स है वही आ जाते हैं कि इस तरीके से क्लोज कर्व बनता है, नॉर्थ से जा रहे हैं साउथ तक आ रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसको कैसे आंसर करेंगे, दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस एंड शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, इट विजुअली रिप्रेजेंट्स हाउ द मैग्नेटिक फोर्स रेडिएट फ्रॉम द नॉर्थ थ्रू द साउथ पोल। तो भैया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करती हैं ये आयरन फिलिंग्स। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why do the iron fillings near the bar magnet seem to align the shape of closed curve? Closed curve सा क्यों बनता है? क्योंकि ये उसका फीचर है भाई, वो नॉर्थ से जाके साउथ में जा रहा है, फिर अंदर से बाहर ऐसे सारी नॉर्थ से साउथ जाके इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ, तो वो एक क्लोज कर्व्स बना लेते हैं। ठीक है, तो वील आंसर इट लाइक the iron fillings near the bar magnet align in the shape of closed curve because magnetic field lines are continuous loop. They emerge from the north pole and enters the south pole creating a closed path. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत बच्चों को ये गड़बड़ रहती है कि ये ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता बच्चे। एक जो हमारा लूप होता है ऐसे गया यहाँ से वापस इसमें, ठीक है, जो यहाँ आपको दिखता है वो बेसिकली इधर से यहाँ से निकल के ऐसे जाके अंदर ऐसे आ रहा है। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कर। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा राइट हैंड है उसको हम यूज करेंगे जहां पे भी जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है सो हम अपने थंब को ऊपर रखेंगे और जहां हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड बाय पॉइंटिंग थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड द अदर फिंगर्स कर्ल अराउंड द conductor, then the curled finger indicates the direction of magnetic field due to current carrying conductor। ठीक है, ये definitions याद कर लेना, चाहे ये राइट हैंड रूल वाली हो चाहे हमारे फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे पूछा है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। जब आप करंट को इंक्रीज करते हो, करंट इंक्रीज होगा तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर आपने जैसे करंट फ्लो मान लो यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से समझना, करंट फ्लो मान लो ऊपर हो रहा है, तो अभी ये ऊपर हो रहा है तो फिंगर्स कैसे हमारी कर्ल हो रही है इस तरफ को, डायरेक्शन कैसी है इधर की तरफ है। सडनली करंट नीचे फ्लो होने लग गया तो देखो यहाँ पे कैसे डायरेक्शन, अब थंब तो नीचे करना पड़ेगा तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब हम यहाँ पे रिवर्स करते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। तो दोनों में लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द करंट तो क्या होगा, फील्ड वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देख लो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स of soft iron is placed inside a coil of solenoid carrying a steady current. Name the device obtained. Why is it so called so? So क्या होता है,
अगर एक सॉलिनॉइड है उसमें से मस्त वाला करंट पास हो रहा है तो उसके बीच में अगर हमने ये सॉफ्ट वायर्स रख दिए, हमने सॉफ्ट आयरन देखा था ना, तो वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है और क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जब तक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही आपने करंट पास करना बंद कर दिया उसमें सारा वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, फिर उसमें मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन अ बंडल ऑफ वायर और सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ अ solenoid carrying a steady current, the soft iron becomes magnetized due to the magnetic field produced by the solenoid. This results in the formation of an electromagnet. It is called an electromagnet because it generates a magnetic field when an electric current passes through the coil. ठीक है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे 27th क्वेश्चन। अब देखो ये चीज आगे 5 मार्क के क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल है, 3 मार्क में अब 3 पार्ट्स में दे देना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। मान लो हर पार्ट तुम्हारा 1-1 नंबर का है, ठीक है ना। सो पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन अ सोलिनॉइड एंड अ सर्कुलर कॉइल। जब हम एक सोलिनॉइड देखते हैं वो कैसे होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर हम एक सर्कुलर कॉइल की बात करें तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सर्कुलर कॉइल इज अ सिंगल लूप ऑफ वायर। वो बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे एक ऐसे सर्कुलर कॉइल करेंगे वो क्या है, एक सिंगल लूप है। लेकिन जब हम सोलिनॉइड की बात करते हैं उसमें कितने सारे लूप्स आते हैं, हाँ, क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, व्हाइल अ सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉइल्स वुड क्लोजली इन मतलब उसके डिफाइन कर दिया यार, सिलिंड्रिकल शेप प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है एक्सप्लेन हाउ अ सोलिनॉइड कैन बी मेड इन अ स्कूल लाइब्रेरी। कैसे कर सकते हो, एक वायर खोलिए उसको ऐसे कॉइल्स 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 बना दो। सो अ सोलिनॉइड कैन बी मेड बाय टेकिंग अ नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर लिया हमने, ठीक है, ट्यूब, एंड टाइटली रैपिंग इट many turns of insulated copper wires. The insulated copper wire should be wrapped over the cylindrical tube in the shape of spring such that the turns are closely spaced. The length of solenoid should be greater than its diameter. ऐसा नहीं कि इतना बड़ा तुमने बहुत बड़ा इतना बड़ा सा कुछ सर्कुलर सा वो ले लिया और ऐसे 3-4 बस वायर के, जो हमारा डायामीटर है जितना आपने सिलेंडर का वो लिया है वो जितना है, तो कॉइल जो लेंथ है वायर की, अगर मान लो बहुत बड़ा ले रहे हो और को कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं इतना पतला सा लिया, ठीक है, इतना इतना थोड़ा सा भी वायर का करोगे चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा कुछ सर्कुलर सा ले लिया और उस पर 2 बार कर दोगे तो वो सोलिनॉइड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। सो जो हमारा लेंथ है वो लेंथ ऑफ मतलब सोलिनॉइड की लेंथ है वो उसका डायामीटर, मतलब जो आप चीज ले रहे हो समझ लो सर्कुलर, उसका जो सिलेंड्रिकल चीज का जो डायामीटर होगा और जो आपकी सोलिनॉइड की लेंथ है जिस वायर से आप बना रहे हो वो लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। एक यूज बताओ क्या यूज होता है, जब बहुत ज्यादा उसमें से करंट पास करते हैं और उसमें हम सॉफ्ट आयरन डालते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, सबसे बड़ा यूज है उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सो for the current carrying solenoid as shown, draw magnetic field lines and give reason to explain that out of the 3 points A, B and C, at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum. So देखो जब हम एक सोलिनॉइड की बात करते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन शायद किया था, अभी किसी क्वेश्चन में आया था, चलो यहाँ देखो, जब एक सोलिनॉइड की बात करते हैं तो हमें पता है फील्ड लाइंस कैसे बनती है, जैसे एक बार मैग्नेट की बनती है। सो मान लो अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ से जाएगा और ऐसे ट्रेवल करेगा सोलिनॉइड के अंदर, साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे देख लो ये ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, फिर से नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बना देना। उसके बाद अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो बेटा ये है कि सोलिनॉइड के अंदर याद रखना कि जब हम उसमें एक सॉफ्ट आयरन डालते हैं तो कैसे वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब सोलिनॉइड के अंदर वाला जो पार्ट है वहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम ए पॉइंट देखें तो ये सोलिनॉइड के अंदर है, ये मैक्सिमम है। इसके अलावा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पोल पे है ये। सो यहाँ पे क्या होता है, जितना ए पार्ट पे होगा सी पार्ट पे उसका हाफ होगा। मतलब यहाँ पे अगर बी से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इधर अगर बी है तो इधर बी अपॉन 2 होगा। और यहाँ पे जो है वैसे तो कहते हैं बिल्कुल निल होता है, जीरो नहीं लिखते लेकिन निल बोलते हैं। तो दैट मीन्स ए जो पार्ट है हमारा जो इसके अंदर है वो मैक्सिमम होगा और जो बी है वो मिनिमम होगा, ठीक है। ये मत करना कि बी तो इसके बड़ा पास है तो ये नहीं, ये मिनिमम होगा, ये पोल पे है, ये इसका हाफ होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चे, यही पूछा था, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ही कट गया पर मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड करता है? पहली चीज तो करंट उसमें से कितना पास हो रहा है, और जो आपका सोलिनॉइड है उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ सोलिनॉइड टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? सिंपल सा रखेंगे अपना, यहाँ पे एक सोलिनॉइड था हमारा, उसके बीच में हमने क्या करा, एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का वो डाल दिया, और ये करंट पास करके दिखा देना, ये करंट पास किया, बन गया हमारा, ठीक है। जैसे करंट पास होगा स्विच ऑन होगा, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। State the rule used to find the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field। अब ध्यान क्या देंगे यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी आया यहाँ पे, और कहाँ गया, करंट की बात भी हुई, और हमसे क्या पूछा है, फोर्स के बारे में। सो जब ये तीन चीजें आती हैं तो क्या यूज करते हैं हम अपना लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज होता है। सो उसको स्टेट करना है, पूरा रूल जो रूल है आप डिफाइन कर दोगे। सो फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, और पूरा उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको निकालो, और अपनी जो तीन फिंगर्स, आपका थंब जो है, मिडिल फिंगर जो है, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, उसको क्या करो, ऐसे अरेंज कर लो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। एंड इसमें जो हमारी जो फोर फिंगर है, या जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, और थंब जो है वो फोर्स बताता है, ठीक है। तो आप इसको पूरा डिफाइन कर दोगे। अब नेक्स्ट पूछा क्या है हमसे, सेकेंड पार्ट, given below are three diagrams showing entry of an electron in a magnetic field, identify the case in which the force will be maximum and minimum, give reason for your answers। तो यहाँ पे हमें इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या पता चलेगा हमें, क्या वो पता चलेगी, करंट की डायरेक्शन पता चलेगी। तो करंट की डायरेक्शन आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, आपको क्या बताना है, आपको इसमें बताना है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला वाला हम देखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर घुसा देना। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होती है और करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। रीजन क्या था कि हमने देखा था कि वो था ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जब तक ये वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तब तक इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता था। तो हमने देखे थे जहाँ प्रोटॉन्स भाग रहे हैं वही इलेक्ट्रिसिटी भाग रही है। तो प्रोटॉन्स और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो करंट होते हैं वो आपस में उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं तो मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो इस केस में करंट आपको किधर फ्लो कर रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं उससे पहले ना, यहाँ पे जो चीज है ना वो ये है कि करंट आपका इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, एक बार मैं वो कर देती हूँ, मैं आपको वो बताने लगी थी फोर्स की डायरेक्शन, बट यहाँ पे हमसे फोर्स की डायरेक्शन नहीं पूछी, हमसे पूछा है मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कोई अपना थंब रूल या अपना फ्लेमिंगो रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है। तो पैटर्न अगर मैं देखूं, सो एक चीज तो क्लियर है, देखो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, करंट इसके ऑपोजिट जाएगा, मतलब करंट फ्लो ऐसे करे। तो इस केस में क्या है, आपको क्या चीज दिखेगी बच्चे, कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां पे जाओगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे भाग रहे हैं, इस तरीके से, मतलब करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन है, फोर्स जो है वो सबसे कम लगेगा, और यहाँ पे जहां वो परपेंडिकुलर है इधर जो है वो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा एंड थर्ड पार्ट में मिनिमम होगा। सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। सो फोर्स, इसका फर्स्ट पार्ट है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन केस 1 बिकॉज हियर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है क्योंकि वो, एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन केस 3 बिकॉज हियर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ ही है और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स पास करे वो भी इस तरफ है, तो मतलब करंट और ये आपस में ऑपोजिट हो गए। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा मिनिमम फोर्स होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर वाले में मैक्सिमम होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 फर्स्ट पार्ट। A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field with a horse। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट किया था ना जिसमें ऐसे वो लटका दिया था हमने, जिसमें हमने वो सीखा था कि भैया वो भी आपस में इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाता है।
सो द कंडक्टर गेट डिस्प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट। सो अब कंडक्टर क्या हुआ, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ जब करंट पास किया हमने। व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ करंट थ्रू इट इज इंक्रीज। अगर करंट को इंक्रीज कर दिया जाए, पहले ही वो लेफ्ट में जा रहा है तो मतलब अगर इंक्रीज करोगे वो और जोर से, बस क्या होगा, उसका फोर्स बढ़ जाएगा और जोर से जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी करंट की डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं करी, तो वो अभी भी लेफ्ट पे ही जाएगा, बट उस थोड़ा ज्यादा उससे, क्योंकि आपने इंक्रीज कर दिया, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है हॉर्स शू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर। अब क्या किया उन्होंने, उसी जो आपका हॉर्स शू मैग्नेट था उसकी जगह एक स्ट्रॉन्गर वाली लगा दी, तो फिर से वही चीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपने स्ट्रॉन्ग कर दी तो फिर से जाएगी वो अभी भी लेफ्ट पे, लेकिन उसका फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि अब वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ा दिया हमने। नेक्स्ट पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट इज रिवर्स। अब लेकिन जब आप करंट को रिवर्स करोगे तो आप ये जो इसका जो लेफ्ट में जा रहा था, जब उसको रिवर्स करोगे तो अब वो राइट में जाएगा, क्योंकि जब आपने करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो बाकी सारी डायरेक्शन भी अफेक्ट होंगी। देन लास्ट है नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप कैसे बताओगे, अगर फोर्स आपको बताना है तो कौन सा, अपना फ्लेमिंगो रूल। सेम अभी बहुत बार पढ़ के आए हैं, आंसर कैसे लिखना है मैं बता देती हूँ। पहले वाले में हमने बता दिया द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देयरफॉर इफ द करंट इज इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज टुवर्ड्स द लेफ्ट ओनली। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड करने से क्या होगा, फिर से फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो वो फिर से डिस्प्लेस होगा, लेकिन अब ग्रेटर फोर्स के साथ लेफ्ट में। नेक्स्ट में हमने क्या किया था, यहाँ का वो नहीं लिखा हमने, वही है शायद। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंगो हैंड रूल रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देयरफॉर द कंडक्टर विल बी डिस्प्लेस्ड इन द राइट इंस्टेड, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज करी तो वो अब राइट पे जाएगा। और सेकंड वाले का आंसर फ्लेमिंगो है, देख लेना 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसको डिफाइन भी कर देना, अभी हम करके आए हैं सेम वही छाप देना यहाँ पे भी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख ले। तो क्वेश्चन 32 में है फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी बोलते हैं, कंसिडर टू बी एडवांटेजेस ओवर डीसी, जो डायरेक्ट करंट होता है, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब हमें पता है एसी का क्या होता है, वो अपना करंट चेंज कर पाता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में वो ऑप्शन नहीं होता, और एसी में हम ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो हम उसको सप्लाई इजिली कर पाते हैं कम करंट पास करके, तो जो हमारे, क्योंकि वायर रेजिस्टेंस तो होगा तो जो लॉस है एनर्जी का वो कम होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट इज एडवांटेजेस ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिकॉज एसी कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म टू हाई वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, हाई वोल्टेज रिजल्ट इन लोअर करंट फॉर द सेम पावर। अब हाई वोल्टेज से करंट लो कर दिया हमने और सेम पावर पे ट्रांसमिशन हो रहा है, विच रिड्यूसेस एनर्जी लॉस due to resistance in the wire. This makes AC more efficient in transporting electricity over the long distances. ठीक है बच्चे, next है how is the type of current used in household supply different from the one given by a बैटरी और ड्राई सेल। अब जो बैटरी और ड्राई सेल होते हैं, पहली बात तो वो डीसी है भैया, उनका तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन जो घरों में यूज होते हैं वो चेंज, क्योंकि हमें अलग अलग अप्लायंसेस चलाने हैं, सबकी पावर वगैरह अलग अलग होती है। सो द टाइप ऑफ करंट यूज इन आवर हाउस होल्ड सप्लाईज टिपिकली ऑल्टरनेटिंग, हमारा एसी यूज होता है हर जगह, विच इज सप्लाइड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। इन कंट्रास्ट अ बैटरी ऑफ ड्राई सेल प्रोवाइड्स डायरेक्ट करंट विच फ्लोज इन अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। दिस डिफरेंस अफेक्ट्स हाउ अप्लायंसेस आर डिजाइन टू ऑपरेट। हमारे घर में जो अलग अलग अप्लायंसेस है वो डिफरेंटली ऑपरेट होने के लिए बनी है, उनको अलग अलग करंट वैल्यू वगैरह चाहिए, इसीलिए जो डीसी है वो काम नहीं करता, एसी ज्यादा अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है बच्चे, how does an electric fuse prevent the electric circuit and the appliances from the possible damage due to short circuiting overloading? So क्या होता है, अगर हमारा जो फ्यूज है जब भी करंट बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करता है, सो वो फ्यूज क्या करता है, मेल्ट कर देता है। अब करंट बहुत ज्यादा फ्लो हुआ, अब क्या होता है, अगर ये फ्यूज ना होता तो वो आपकी अप्लायंस पे जाता है और आपकी अप्लायंस को खराब कर देता है या और ज्यादा कुछ डेंजरस हो सकता था। लेकिन जब वो फ्यूज मेल्ट होता है तो वो करंट के फ्लो को रोक देता है, यहीं पे जहां पे फ्यूज आपका मेल्ट हुआ वहीं से अब आगे वो करंट को पास नहीं होने दे रहा, तो हमारी आगे जो चीजें खराब हो सकती थी उसको बचा लेता है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम,
An electric fuse prevents damage to the electric circuit and appliances by breaking the circuit when the current exceeds on a certain level, which can happen during a short circuit or overloading. The fuse contains a thin wire that melts when too much current flows through it, stopping the flow of electricity and protecting the circuit and connecting wires. ठीक है, तो भैया फ्लो ही रोक देगा, उसका तो आगे कोई नुकसान नहीं होगा. Next, question number 33. Justify the following statement. Tungsten is used exclusively for filament of electric लैम्प. अब जो हमारे इलेक्ट्रिक लैम्प है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन वाले मटेरियल का होता है. क्यों? क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. हमारा बल्ब काम ही कैसे करता है, बहुत सारे हमारा वहां पे करंट क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से एंड वो ग्लो करता है. अगर उसमें हम कोई ऐसी जो जल्दी मेल्ट हो जाएगी ऐसी चीज लगाएंगे तो हमारा बल्ब काम ही नहीं करेगा. तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो. सो इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर पाता है. सो टंगस्टन इज यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प filament because it has a very high melting point which allows it to withstand high temperature without melting. It also has good tensile strength and does not vaporize easily, making it ideal for prolonged use in lamps. चलो नेक्स्ट देखो, सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट. सीरीज का अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं होता? क्योंकि अगर सारी चीजें आप सीरीज में लगा दो, अगर मान लो कोई भी एक चीज में कोई भी दिक्कत होती है तो आपकी घर की सारी चीजें एक साथ बंद हो जाएगी. पैरेलल में क्या होता है, अगर किसी एक अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम आई या एक स्विच में कोई प्रॉब्लम आई तो वहां का करंट सप्लाई खराब होगा, बाकी सारी चीजें इफेक्ट नहीं होंगी. लेकिन अगर आप सारी चीजें सीरीज में लगा दोगे तो एक अप्लायंस खराब होने के साथ साथ सब चीजें बंद हो जाएंगी. सो सीरीज अरेंजमेंट आर नॉट यूजफुल in domestic circuit because if one appliance fails or is turned off, the entire circuit is interrupted, leading to all device losing power. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखो, सी पार्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. सिंपल, क्योंकि वो हमारे अच्छे कंडक्टर है हीट के. आप कॉपर, और अपने घर पे देखा होगा जो कॉपर है एल्यूमिनियम है उसमें भी क्यों कॉपर वायर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है. सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. सिंपल वर्ड्स में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी विच मिनिमाइज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. पहला, इट इज डेंजरस टू टच द लाइव वायर ऑफ द मेन सप्लाई रेदर देन न्यूट्रल वायर. जो लाइव वायर होता है उस पे 220 वोल्ट का झटका लगेगा तुमको, लेकिन न्यूट्रल में कोई वहां पे नहीं होता, इसलिए उससे नुकसान नहीं होता. सो इट इज मोर डेंजरस टू टच द लाइव वायर रेदर देन द न्यूट्रल वायर बिकॉज लाइव वायर हैज अ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट whereas न्यूट्रल वायर हैज जीरो पोटेंशियल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें क्या बोला है, बी पार्ट इन हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अभी मैंने बताया क्योंकि अगर सीरीज यूज करेंगे तो एक आपकी अप्लायंस खराब हुई, एक हुआ तो पूरा आपका घर की सारी चीजें बंद हो जाएंगी. नेक्स्ट है, यूजिंग फ्यूज इज अ हाउस होल्ड सर्किट इज इंपॉर्टेंट. फ्यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एक सेफ्टी डिवाइस है. जब भी कोई ऐसे ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट का केस होता है तो जो फ्यूज है वो मेल्ट कर जाता है और आगे करंट को पास होने से रोक देता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. नाउ क्वेश्चन 35 से बेटा हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. पहला क्वेश्चन है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखो 5 मार्क के क्वेश्चन में ना जितने पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड होगा ना उतना तुम्हारा फायदा. मान लो 5 पार्ट्स में आ गया तो तुम्हें मान के चलना है हर पार्ट तुम्हारा 1-1 मार्क का हो गया. अब यहाँ पे मान लो 4 पार्ट्स हैं तो कुछ पार्ट 1-1 मार्क के होंगे, एक कोई पार्ट 2 मार्क्स का होगा या 1.5 मार्क्स के होंगे. तो वो डिवीजन हो जाता है, आंसर करना ईजी रहता है. ठीक है, वो पूरा एक क्वेश्चन बन के आया था तो अब दोस्तों बड़ा लेंदी करना पड़ेगा 5 नंबर का, बट इससे आपको ईजी हो जाएगा. अब देखो सबसे पहले ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी 2 यूजेस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, हमने देखा था जब हम सोलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं और करंट पास करते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नेट में टर्न होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. ठीक है, उसी को ऐसे लिखेंगे, व्हेन सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड अ solenoid carrying current, this soft iron piece behaves like a magnet so long as electric current passes through it. The magnet so formed is electromagnet. और जब हम करंट पास करना बंद कर देते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट बोला है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड. तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना सोलिनॉइड करंट पास किया उससे और बीच में एक आयरन का पीस लगा दिया, इस तरीके से बना देंगे. ये वायर जरूर बना देना बिकॉज भैया करंट पास होगा तभी तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना पाएंगे मतलब. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में क्या है हमारे पास, state the purpose of soft iron core used in making an electro. अब हम यहाँ पे soft iron core को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो उसका है मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, जैसे ही करंट बंद करते तो मैग्नेट वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. ऐसा नहीं कि वो मैग्नेट परमानेंट बन गया. ठीक है,
सो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको। अ सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ एंड गेनिंग इट ऑल बैक व्हेन इट इज ऑन, स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट आपने पास करना बंद कर दिया वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट डी पार्ट क्या पूछा है, लिस्ट। अब देखो लिस्ट 2 वेज बोल देना, मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा 2 नंबर का हो गया, बाकी 1-1 नंबर वाले पार्ट है। सो लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स। तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ये पूरा ऐसे लिख लेना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। सो या तो करंट का ज्यादा करंट पास कर दो या जो सोलेनोइड की कॉइल्स है उसकी नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दो, तो वहां से हमारा अपने आप जो वो मैग्नेट, उसमें मैग्नेट वो बन रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज सोलिनॉइड। ये अब कुछ क्वेश्चंस आपको, कुछ क्वेश्चंस के ना देखो कोई भी नया पार्ट था तो मैंने वो ले लिए, कुछ रिपीटेड दिखेंगे। सोलिनॉइड तो मान ही लो कि क्वेश्चन आ ही जाएगा उसके बेस। सो सोलिनॉइड क्या होता है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। सोलिनॉइड हम पहले क्वेश्चन बहुत सारा डिफाइन करके आ चुके हैं, सेम छाप देना। और यहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी, यहाँ अपना सोलिनॉइड बनाया, इसकी फील्ड लाइंस कैसे होती है, इस तरीके से करंट पास करके दिखा देना। और इसका अब तुम्हें यहाँ पे देख के ये तो पता है ना कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो हमारा बार मैग्नेट होता है दोनों की सेम होती है। अब दिमाग में क्या आएगा कि मैम इधर तो आपने एरो यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे एरो ऐसे क्यों जा रहा है। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करता है, ये तो हमें पता है। सो ये भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ सारे ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे बस दिक्कत क्या है कि ये इधर साउथ लिखा हुआ है, इधर नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये जा वो ही रहे हैं कि नॉर्थ से ट्रेवल करके साउथ तक जा रहे हैं। और बार मैग्नेट और दोनों के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना एरोस को लेके, यहाँ पे लिखा साउथ इधर है, इधर नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ साउथ इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेवल वो वैसे ही करे नॉर्थ से साउथ में। अब बोला है लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड। अब हमने हर बार ये तो पढ़ लिया भाई कि जो सोलिनॉइड होता है और जो बार मैग्नेट होता है दोनों की ही जो फील्ड लाइंस होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, पर उनके कुछ फीचर्स बताओ जो एक दूसरे से अलग है। अब उसमें अलग फीचर्स क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जब सोलिनॉइड की बात करते हैं ना उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे करंट तेज पास करोगे तो वो फील्ड लाइंस और वो हो जाएंगी, अगर करंट पता आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है वो फिक्स है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज, हमने देखो ये चीज पढ़ी थी ना, जैसे ये सोलिनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रहता है हर पॉइंट पे। जो पोल पे होता है यहाँ पे अगर चेक करोगे तो वो हाफ हो जाता है, एंड उसके अलावा कहीं पे भी चेक करोगे तो जीरो तो नहीं होता बट नेग्लेजेबल होता है। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं है। बार मैग्नेट में जब आप देखते हो यहाँ पे तो इसका जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन 37 है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया जो अब तुमसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहे थे, 3 नंबर में पूछ रहे थे, वही पार्ट्स यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कंसेप्ट तुम्हारे बेटा सेम ही रहेंगे। उसको 5 मार्क के क्वेश्चन में 4 चीजें और पूछ लेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन में एक ही चीज पूछते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या होता है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन एक साथ लिखा हुआ लेकिन पार्ट्स में है क्वेश्चन। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर देते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है विच अलोंग द, यार अब तो ये तो थ्योरी है तो तुम लिख लोगे, इतने सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ के आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लाइन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगेन फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स, वही नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करते हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सो फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्ड एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और चाहो तो 5 नंबर का क्वेश्चन साथ में लिख भी दिया, क्यों भाई, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये हो गई यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आ गया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद बोला है डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो इसके लिए कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है, वो जो कार्डबोर्ड के बीच में इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल पास कर दी। सो इस तरीके से आपको फिगर बनानी है और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ पे हमने आयरन फिलिंग्स मिला दी, फिर जब उस पर टैप किया तो ये ऐसे 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 उसने जगह ले ली, मतलब उससे यहाँ से हमें पता चल गया कि देखो फील्ड लाइंस इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है अच्छे से कर जाना, हो सकता है आपका आ गया, और आ गया तो बहुत ईजी है, पूरा स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अगेन व्हाट इज सोलिनॉइड, ये तो तुम्हारा पीछे छोड़ने ही नहीं वाला, कितने क्वेश्चन में देख लिया अब तुमने, रिपीट हो रहा है।
ड्रॉ अ डायग्राम टू शो फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड स्टेट। अच्छा ये तो यहाँ तक तो सेम था, सोलेनॉइड डिफाइन कर दोगे, उसमें ये डायग्राम करके चले जाना, आ जाएगा ये पक्का, ठीक है। सो यहाँ पे तुमने ये देख लिया कि उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनाने करंट कैरिंग जब होगा। उसके बाद बोला स्टेट द यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड, इनसाइड में जो अंदर यहाँ पे जो मैग्नेट उससे क्या करते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो ये उसका यूज हो गया। एंड लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे मैग्नेट क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वही है सेम बात, मैग्नेट वाली है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, एंड वही आप जो भी हम जितनी पढ़ के आए हैं उनमें से कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस इनसाइड, वहां पे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं। और टू प्रॉपर्टीज में हमने लिख दिया कि जो पैटर्न होता है सिमिलर होता है बार मैग्नेट के, वही कि वो नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, और जब हम अंदर की बात करेंगे तो वहां पे वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करता है। एंड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और पैरेलल होते हैं, इसीलिए वहां पे क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अगेन देख लो कितने सारे पार्ट्स हैं, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं हो, इतना लंबा क्वेश्चन, जितने पार्ट्स हैं उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है। सो क्वेश्चन सेज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, सबसे पहले लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, जो फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, करंट कंडक्टर में से जो फ्लो कर रहा है उस पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है, देन जो आपका कंडक्टर है उसकी क्या लेंथ है, एंड द एंगल बिटवीन द वो सब, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो कितने लिखे, यहाँ पे तीन बोले वैसे तो दिया नहीं कितने, तो आप चारों ही लिख देना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम, कब होता है, याद है अभी जो ये लास्ट पॉइंट था एंगल वाला हमने देखा था, जब वो परपेंडिकुलर होता है तब मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो इसका आंसर कैसे करेंगे, सिंपल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये मत करना कि पार्ट्स में तो जैसे आंसर है चलो जी लिख दिया सेकंड पार्ट परपेंडिकुलर, नहीं, इस तरीके से तमीज से बना के लिखना, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था ताकि जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगा तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को, ठीक है। तो इट इज लार्जेस्ट व्हेन इट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला उनसे उन्होंने पूछा है स्टेट द रूल विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। सो कौन से रूल्स का यूज करते हैं हम, अपना फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टेट लिखा है तो सिर्फ ये मत लिखना कि ये रूल है, उसको बता भी देना, एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे फोर्थ पार्ट, इफ इनिशियली दिस फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो भैया अभी अगर वो राइट से लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है तो वो लेफ्ट से राइट करने लग जाएगा, तो क्योंकि जैसे ही आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करी वहां पे भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी सेम चीज होगा, राइट से लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट से राइट होने लग जाएगा, मतलब दोनों ही केस में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 39, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। सो 40 में फर्स्ट पार्ट है स्टेट फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंगो के लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, इनको अच्छे से लर्न करके जाना क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे पूरा, और ये जरूरी नहीं है पूरा रट के लिखना है, तुम्हें पता है ये भैया तीन उंगलियों को हम ऐसे स्ट्रेच करते कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक ये बताएगा ये बताएगा ये बताएगा, वैसे ही बस अपने वर्ड्स में तुम्हें लिख देना है। सो यहाँ पे देख लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो इस वाले में मैंने शायद पूरा नहीं लिखा होगा, ये रहा द रूल लिखा है ना, तो यहाँ पे भी ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ना पूरा डिफाइन कर देना, ठीक है बेटा। सो कैसे डिफाइन करोगे एक बार पढ़ लेते हैं, कहाँ चले गए। सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो हम ऐसे ही स्ट्रेच करते हैं ना कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इफ द फोर फिंगर, पूरा लिख देंगे, फोर फिंगर क्या बताता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट को बताता है, और जो थंब है वो फोर्स की तरफ पॉइंट करेगा, दैट्स इट, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया अपना। नेक्स्ट पूछा है लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन आवर होम। अब जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में यूज होता है उसकी एक तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये लिख सकते हो। एसी वाला यूज होता है हमारा, है ना, डायरेक्ट करंट यूज नहीं होता, डीसी वाला नहीं होता क्योंकि वो चेंज करता रहता है। इसके अलावा और क्या होता है कि सारा सर्किट जो है वो पैरेलल लगा होता है, हर अप्लायंस का हर चीज का अपना ऑन ऑफ स्विच होता है, तो बड़े सारे पॉइंट्स है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया appliances be connected in parallel हो सकता है, each appliances has a separate switch on and off and potential difference between live and, वो भी लिख देना, लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वॉट का होता है,
और एसी वेसी मैंने बता दिया वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या पूछा है हमने, व्हाट इज अ फ्यूज, व्हाई इज इट कॉल्ड सेफ्टी। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो बेसिकली हर उस सर्किट में लगा देते हैं ताकि कभी करंट मान लो ओवरफ्लो हो जाए तो क्या होगा, वो फ्यूज सबसे पहले मेल्ट हो जाएगा एंड वो करंट को आगे पास होने से रोक देगा, जिससे हमारे अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे, ठीक है। और उसको सेफ्टी डिवाइस क्यों बोलते हैं, यही रीजन है भाई, क्योंकि वो खुद को मेल्ट कर लेता है लेकिन करंट को आगे पास नहीं होने देता, जिससे हमारी जो अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं। लिखेंगे कैसे, एक बार देख लेते हैं। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन सर्किट और अप्लायंस टू ऑटोमेटिकली कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ड्यूरिंग ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग सो दैट द होम अप्लायंसेस कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डैमेज। दिस इज हाउ यू विल राइट इट। और क्योंकि उन्होंने उसी में ही पूछ लिया कि उसको सेफ्टी डिवाइस क्यों बोलते हैं, तो एक अलग से हमने पॉइंट दे देंगे। इट इज कॉल्ड अ सेफ्टी डिवाइस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ unduly high electric current. If current larger than the specified value follows through the circuit, then the fuse wire melts and breaks the circuit. ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे बेटा। नेक्स्ट देख लो लास्ट पार्ट, why is it necessary to earth metallic इलेक्ट्रिक अप्लायंस। हमने देखा था अब जो हमारे 3 पिन वाले होते हैं उसमें एक वाली कौन सी होती है, अर्थ वायर होती है। सो बेसिकली उसको क्यों यूज करते हैं, ताकि करंट जो है वो जैसे क्या होता है, वो जो इतना हैवी करंट है वो क्योंकि मेटालिक बॉडी वाले अप्लायंसेस में ज्यादातर होता है तो वो बेसिकली अर्थ में चला जाता है और हम बच जाते हैं, ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट एंड प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम फेटल इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर और एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमें करंट से बचा लेता है, हमें शॉक नहीं लगता, बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। अभी देख क्या है, एक अर्थ वायर हो गया, दूसरा हमारा फ्यूज हो गया, ठीक है। What precaution should be taken to avoid overloading of domestic electric? अभी तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। ओवरलोडिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, पहली चीज जैसे आपका कोई एक सॉकेट है उस पर कभी कभी होते हैं ना मल्टी प्लग या एक्सटेंशन यूज करके बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस अगर लगा लोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो वो अवॉइड करना चाहिए। सो अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने अर्थिंग और फ्यूज हो गया 2 ऑप्शन, और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग हाई पावर रेटिंग शुड बी अवॉइडेड। अभी अब देखो जैसे एक्सटेंशन है आपके पास, उसमें आपने मान लो कोई लाइट बल्ब का स्विच लगा दिया, अपना चार्जर लगा दिया, उतना चलता है, लेकिन आप एक ही एक्सटेंशन पे फ्रिज भी लगा दो, एयर फ्रायर भी लगा दो और माइक्रोवेव वगैरह भी लगा दो, कि सारे हेवी अप्लायंसेस लगा लोगे तो वो ओवरलोडिंग हो जाएंगे। एंड टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सेम सॉकेट, वही वाली बात हो गई। अच्छा यहाँ पे था टू मेनी इलेक्ट्रिक, एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं कि घर के एसी और जितनी हेवी अप्लायंसेस सारे गीजर वीजर सब एक साथ चला दो, वो भी मत करना, उससे भी ओवरलोडिंग हो सकती है। एंड अप्लायंसेस शुड बी यूज्ड विद इन द सेफ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सर्किट है जैसे अगर वो 4 एम्पेयर है 16 एम्पेयर है तो उस हिसाब से वैसा ही यूज करना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 42। फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट शोइंग प्रोविजन ऑफ अर्थ वायर, इलेक्ट्रिक मीटर, फ्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो बेसिकली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और ये सब नहीं भी दे रखा होता, सिर्फ यही आता है कि डायग्राम बनाना है कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का, तो भी आपका डायग्राम ये ही रहेगा। हम लोग इस टॉपिक पे आके सोचते हैं यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोचो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ गया, ठीक है। तो क्या बनाना है, यहाँ से हमने सबसे पहले मान लो इधर आपने एक बना दिया इलेक्ट्रिक बोर्ड, फ्यूज बना दिया, ठीक है, यहां से वो मीटर बना दिया और ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान क्या रखना है, सब चीजें पैरेलल में। सबसे पहले एक अर्थ वायर जाएगी पूरी, वो हर बड़े बड़े अप्लायंस में चली गई, ठीक है। यहां से एक लाइव वायर गई और एक न्यूट्रल वायर गई, यहां से पास होती होती हर सर्किट में वो वायर्स चली जाएंगी। और देख लो उनका डिस्टेंस बना लेना, क्योंकि तुम्हें पता है ना वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। अब ये हमने देखा है दोनों ही नुकसान देते हैं। ओवरलोडिंग जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एकदम से लाइट सारी चली गई, क्यों, क्योंकि ओवरलोडिंग हो गई, या एकदम से कहीं बहुत ज्यादा आग लग जाती है, किसी की शॉप पे आग लग गई, रीजन होता है शॉर्ट सर्किट हो गया। तो दोनों में फर्क क्या होता है, जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। एंड जब बहुत अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, जो हम ओवरलोडिंग के भी पढ़ रहे थे ना कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारी ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। इसमें शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बच्चे, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। एंड इसमें लेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एज कंपेयर शॉर्ट सर्किट के कंपैरिजन में। अगर ओवरलोडिंग का देखोगे कंपैरेटिवली, वैसे नहीं, वैसे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो हो रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन इसके टाइम में बहुत कम हो जाता है लेकिन 0 नहीं होता। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो जिनमें हम इन दोनों को
डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई रियली होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है, वो आपको सब समझ में आ गया होगा। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अब सिंस दिन बहुत कम बचे हैं तो बैक टू बैक सेशंस आने वाले हैं। आई होप यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस के बाद अब आप कह पाओगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।